हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यूपी पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। इसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत में क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, आर.के. मुखर्जी, एस.सी. दुबे। किस समाजशास्त्री ने, वो कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्षेत्रीय आयामों पर विस्तृत रूप से लिखा है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, आर.के. मुखर्जी, एस.सी. दुबे। राइट आंसर है ऑप्शन 4 एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे। भारत में क्षेत्रीय आयामों पर लिखने की शुरुआत राधा कमल मुखर्जी ने की थी, किंतु एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक भारतीय ग्राम में इस पर व्यापक रूप से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? ऑप्शन में है मैकाइवर, टर्नईज, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक गुणों की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 मैक्स वेबर। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्रमबद्ध रूप में सामाजिक क्रिया की प्रस्तुतिकरण समझ को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉक यूक, हावर्ड एस बेकर, डेविड मार्टजा, सदरलैंड। विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इस विचलन के नामकरण सिद्धांत को लेबलिंग थ्योरी कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 2 हावर्ड एस बेकर। हावर्ड एस बेकर ने अपनी पुस्तक आउटसाइडर, इनकी बुक है आउटसाइडर्स, ये 1963 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक में इन्होंने लेबलिंग थ्योरी या विचलन के नामकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है? वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। एंथोनी गिडिंग्स, आर रॉबर्टसन, डी.एन. धनाग्रे, एम. फेरांटी। वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण रूप में तीव्रता प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 2 आर रॉबर्टसन। रॉबर्टसन कहते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण की अवधारणा का संबंध संसार का सिमट जाना है और यह दुनिया एक है, इसकी चेतना का गहरा जाना है। वैश्वीकरण अपने आप में संपूर्ण विश्व की चेतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? प्रथा, रूढ़ियाँ, वैचारिकी, लोक रीतियाँ। कौन इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उल्लंघन पर समाज कठोर दंड देने हेतु अग्रसर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन
सेकंड, रूढ़ियाँ। रूढ़ियों का पालन करना जन रीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता है। इनके उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? यूके में वस्त्र उद्योग पर, जर्मनी में गलीचा उद्योग पर, यूएसए में मांस उद्योग पर, अफ्रीका में कोयला खदानों पर। किस उद्योग पर और कहाँ सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध संबंधी अध्ययन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यूएसए में मांस उद्योग पर। डॉक्टर सदरलैंड ने अपने अध्ययन के लिए अमेरिका के 200 बड़े संस्थानों में से 70 को चुना। इसके साथ ही 15 शक्ति और बिजली निगमों का विशेष अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय संविधान के अनुच्छेद पुंजों में कौन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करते हैं? अनुच्छेद 13(4), 14(4), अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 18(4), 19(4), अनुच्छेद 20(2), 22(2). कौन भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 15(4) की या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के नागरिकों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान प्रदत्त मापदंडों में निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में जो मापदंड का प्रावधान है वो कौन सा है? आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। तो वो कौन सा आधार है जो पिछड़े वर्गों से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? 1985 में, 1955 में, 1975 में, 1990 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1955 में। अस्पृश्यता को समाप्त करने, इससे संबंधित सभी आचरणों को रोकने और अस्पृश्यता बरतने वालों को दंडित करने के उद्देश्य से जून 1955 से सारे देश में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किसने जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया है? M.N. श्रीनिवास ने, सुरजीत सिन्हा ने, S.C. दुबे ने, D.N. मजूमदार ने। किसने जनजातीय सातवीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए जनजाति जाति सातत्य प्रारूप दिया है?
राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सुरजीत सिन्हा ने। सुरजीत सिन्हा का प्रमुख कार्य भूमिज हिंदू अंतरक्रिया, भूमिज हिंदू अंतरक्रिया, इस पर कार्य इनका 1957 ईस्वी में रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने जनजाति सततता, भूमि क्षेत्रीय सततता जैसी कई अवधारणाओं का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य ऐसा है जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है? पंजाब, राजस्थान, असम, उड़ीसा। यहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत पूछ रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पंजाब। पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है। पंजाब में 28.31% पंजाब में है, और हिमाचल प्रदेश में 25.34% है। पंजाब में 28.31% है और हिमाचल प्रदेश में 25.34% है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की, जनजाति नहीं पूछा है, अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, जे.एच. हटन, ओवेन लिंच। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पुस्तक ओवेन लिंच के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जो ओ.एम. लिंच के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बाउ में निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है? भारत की राजनीति, वैश्वीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, जाति और वर्ग संबंध, धर्म और जादू। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक में राइट आंसर है ऑप्शन 4, धर्म और जादू को प्रस्तुत किया है। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बाउ में दैवी बलिदान के अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न किया है, और इसके लिए उन्होंने नृप्रजातीय लोकगीत, मिथक और बाइबिल से ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अतः फ्रेजर ने अपनी पुस्तक में धर्म और जादू के पक्षों को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण किया जाता है वह है महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, उपर्युक्त सभी। महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण किया जाता है वह है राइट आंसर है ऑप्शन 3, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का अनुसरण किया जाता है,
8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला विकास से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की ओर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल, BR अम्बेडकर, काका कालेलकर, महात्मा गांधी। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ये 29 जनवरी 1953 में इस आयोग की नियुक्ति हुई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसमें पिछड़े वर्गों की अस्मिता के लिए सामाजिक शैक्षणिक आधार तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन एक दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? एक समूह जो समाज सुधार का कार्य करता है, एक राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्ति हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, प्राकृतिक विपदा पीड़ितों हेतु कार्य करने वाले समुदाय का एक भाग। दबाव, कौन सा एक कथन दबाव समूह का अर्थबोध कराता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक राजनीतिक दल का एक भाग जो चुनाव में मत प्राप्ति हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में श्रमिक संगठन लेबर पार्टी पर और भारत में विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का दबाव बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया? रॉबर्ट नेस्बिट, रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट डहल, माइकल यूशियम। दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत, राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रॉबर्ट डहल। इनकी पुस्तक है हु गवर्न्स में इन्होंने शक्ति के बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या की है। उनका मत है कि शक्ति विभिन्न हित समूहों में विभक्त होती है और यह अभिजनों की बहुलता सामान्य हितों के एकीकृत समूह को नहीं निर्मित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, पर संस्कृति ग्रहण। अगर यहाँ पे पूछा होता भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को किस अवधारणा से, तो वहाँ संदर्भ समूह होता, और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को तो पर संस्कृति ग्रहण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? परिवहन का ढंग, परिवहन का माध्यम, व्यावसायिक विभिन्नता, वर्ग अंतर। कौन ग्रामीण एवं नगरीय समाज में मौलिक अंतर स्थापित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यावसायिक विभिन्नता। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान है, जबकि नगरीय समाज उद्योग एवं अन्य गतिविधियों का केंद्र होता है।
तो ये ग्रामीण और नगरीय समुदाय में व्यवसायिक विभिन्नता, ये महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजरे की व्याख्या की है? पैरेटो, हैबरमास, किंगस्ले डेविस, मैक्स वेबर। औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजरे की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है सरकारी सेवाओं में आरक्षण से, जनजाति भूमि परिरक्षण से, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान संबंधित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर एलीट पुस्तक को किसने लिखा है? सी राइट मिल्स, टी.बी. बोटोमोर, किंगस्ले डेविस, एस.एन. आइंस्टाड। पावर एलीट ये बुक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, सी राइट मिल्स ने पावर एलीट पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावयव एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, भूगोल, स्थलाकृत विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। सावयव तथा उनके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य। राइट आंसर है ऑप्शन 4, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पुस्तकों में से किसमें कूले ने प्राथमिक समूहों की अवधारणा का उल्लेख किया है जो अभिलक्षित रहती है? घनिष्ठ आमने सामने के संबंध, सामाजिक संरचना, मानव समूह, मानव समूहों की प्रकृति, सामाजिक संगठन। कूले ने किस पुस्तक में? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने प्राथमिक समूह प्रत्यय को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उन्होंने उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है? उभय स्थानिक, दाम्पत्य मूलक, बहुपद, पितृतंत्रात्मक। जैविकी पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को कहा जाता है? राइट आंसर है बहुपति, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जेनिटर यानी कि जनक पद का प्रयोग किसी बच्चे के लिए उसके जैविकी पिता के लिए होता है और पिता यानी कि पेटर
पद का प्रयोग वैधानिक सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त पिता के लिए होता है। बहुपद प्रथा वाले समाजों में इस प्रथा का प्रचलन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विवाह में एक उच्च जात की स्त्री निम्न जात के पुरुष से विवाह करती है उसे कहा जाता है बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह। जिस विवाह में एक उच्च जात की स्त्री निम्न जात के पुरुष से विवाह करती है उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। उच्च जात की स्त्री निम्न जात के पुरुष से विवाह करती है उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, अगर स्त्री निम्न जात की और पुरुष उच्च जात का होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर वधु शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है, शास्ति है जो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण पति द्वारा दी जाती है, स्वीकृत भुगतान है जो कि पति द्वारा विवाह विच्छेद के समय किया जाता है, धन राशि है जो कि विवाह के समय काजी को दी जाती है। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वधु शुल्क है जो विवाह के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारोरेट की निम्नलिखित परिभाषा में कौन एक सही है? मृत पत्नी की भगनी से विवाह करने की एक प्रथा है, मृत पति के भ्राता से विवाह करने की एक प्रथा है, भगनी के पुत्री से विवाह करने की एक प्रथा है, माता की पुत्री से विवाह करने की एक प्रथा है। सोरोरेट क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मृत पत्नी की भगनी से विवाह करने की एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है? भ्राता भगनी, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता पुत्री। समरक्त स्वजन का दृष्टांत नहीं है तो भ्राता भगनी ये है, पिता पुत्र ये है, माता पुत्री ये भी है, पति पत्नी ये वैवाहिक संबंधी में आते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र एक वैवाहिक स्वजन है, एक समरक्त स्वजन है, ना तो एक वैवाहिक स्वजन है और ना ही एक समरक्त स्वजन है, एक वैवाहिक स्वजन है और एक समरक्त स्वजन है। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, न तो एक वैवाहिक स्वजन है और न ही एक समरक्त स्वजन है। टोडा जनजात में पुरुषुत्पिनी संस्कार के माध्यम से पिता का निर्धारण होता है जो कि सामाजिक पिता होता है, न कि जैविक पिता। इस प्रकार दत्तक पुत्र न तो वैवाहिक स्वजन है और न ही समरक्त स्वजन है बल्कि वह भी सामाजिक स्वजन है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।